नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का हमारा वीडियो है केमल मैनेजमेंट पार्ट 2 और ये हमारी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री क्लास 12। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब केमल मैनेजमेंट पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप उसको देखें, उसी के बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आज हम बात करेंगे केमल मैनेजमेंट पार्ट 2 में, उसके आगे कंटिन्यू, जैसे कि उसकी नस्लें हैं और उसकी जो सामान्य जानकारी बची हुई है उन पॉइंट के ऊपर। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट केमल। केमल में हम बात करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू हम बात करेंगे ईस्टर्स साइकिल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य चक्र। भाई इसके पहले का मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो पहले उस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और हाँ, उसके बाद से आप इसको कंटिन्यू नोट कर सकते हो। अब मध्य चक्र कितने दिन तक चलता है ऊंट के अंदर, तो ये चलता है 16 से 22 दिन तक। कितने दिन तक, 16 से 22 दिन तक। अच्छा, मध्य चक्र क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक शब्द और है जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यकाल। कि ऊंट में मध्यकाल कितने दिन का होता है, तो 3 से 4 दिन का होता है। अब आओ इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि मध्य चक्र क्या होता है और मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल, मध्यकाल ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो मादा ऊंट है वो नर पशु, नर ऊंट के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करती है। उस काल को हम क्या बोलते हैं, मध्यकाल बोलते हैं, या फिर उसी को हम गर्मी में आना बोलते हैं, या फिर उसी को हम हीट पीरियड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो दो मध्यकाल होते हैं, तो दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य चक्र बोलते हैं। तो ऊंट में, मादा ऊंट में जो मध्यकाल होता है कितने दिन का होता है, 3 से 4 दिन का होता है। ये दिन में है संख्या, ठीक है, 3 से 4 दिन का होता है। और जो मध्य चक्र होता है वो कितना होता है, 16 से 22 दिन का होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बेसिक बात करें, इनमें जो ये सीजन आता है, मतलब एक तरीके से मध्यकाल का या प्रजनन का जो सीजन होता है, ये कब आता है, तो नवंबर से मार्च तक ये सीजन होता है। ठीक है, और एक सीजन के अंदर एक नर ऊंट कितनी मादा ऊंट को गर्भित कर सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा 20 से 50 को गर्भित कर सकता है। एक सीजन में एक ऊंट, एक सीजन में एक ऊंट 25 से 50 मादा मादा ऊंट मतलब ऊंटनी को गर्भित कर सकता है, गर्भित कर सकता है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि ऊंट 7 दिन में पानी पीता है, मतलब कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अगर ऊंट के अंदर, जैसे मैं बात करूं इंसानों की, अगर इंसानों में 15% पानी की कमी हो जाए, कितनी प्रतिशत, 15% अगर पानी की कमी हो जाए किसके अंदर, मानव के अंदर, तो क्या हो जाता है, एक तरीके से डिहाइड्रेशन उसमें हो जाता है, मतलब निर्जलित हो जाता है, मतलब मरेली मरेली सी अवस्था में हो जाएगा अगर 15% पानी की कमी हो गई किसके अंदर, इंसान के अंदर। अगर मैं यही बात करूं ऊंटों के अंदर, ऊंट के अंदर, तो ऊंट के अंदर अगर 25% पानी की कमी हो जाए तब भी वो सामान्य दशा में ही रहता है। कौन सी दशा में रहता है, सामान्य, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। तो याद रखना, ऊंट का ये फैक्ट, अगर मानव में 15% पानी की कमी हो जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वो निर्जलित हो जाता है। जबकि ऊंट में 25% तक पानी की कमी होने पर भी ऊंट सामान्य रहता है, इसीलिए ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऊंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कौन लाए, मोहम्मद बिन कासिम लाए। राजस्थान के अंदर कौन लाए, पाबूजी लाए। इसीलिए अगर ऊंट को कोई भी बीमारी होती है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है, पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, सर्रा है। ये सारे पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आओ बात करते हैं एनआरसी ऑन केमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल की मैं बात कर रहा हूं, ऊंट अनुसंधान संस्थान
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या जाएगा? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और याद रखना इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है तो उसको याद रखना। एनआरसी ऑन केमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1984 में की गई है। आओ आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम यहां पर ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कहां पर स्थित है? ऊंटनी के दूध की, ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कौन सी है? तो कौन सी है? आपका राइट आंसर जाएगा उरमूल है। कौन सी है? उरमूल है। और उरमूल डेयरी कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब ऊंट के बारे में जैसे कि सामान्य जानकारी जो है इसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए जो आपके जेट, आईसीआर और 12th एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो, जैसे कि एक ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है? एक ऊंट के लिए स्थान, मतलब उसके लिए कितना स्थान होना चाहिए एक ऊंट के लिए? तो 70 से 100 वर्ग फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70 से 100 वर्ग फीट होना चाहिए। तो ये हमारी सामान्य जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे ऊंट की नस्लें। भाई आपके सिलेबस के अंदर 3 नस्लें दे रखी है और तीनों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी नस्लें हैं? ट्रिक से याद करना चाहो तो कर लो, वैसे आपको ऑटोमेटिक नॉर्मल याद हो जाएगी। आपको बोलना है बीजे मैना। क्या बोलना है? बीजे मैना आपको बोलना है। पहले बी का मतलब क्या याद रखोगे? बीकानेरी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? बीकानेरी। और जे मतलब क्या याद रखोगे? जैसलमेरी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? जैसलमेरी। और मैं मतलब क्या याद रखोगे? मेवाड़ी याद रखोगे। और ना मतलब क्या याद रखोगे? नाचना। तो यहां पर आपके सिलेबस में 3 नस्लें हैं, बीकानेरी हैं, जैसलमेरी है और मेवाड़ी है। इन तीनों नस्लों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए फटाक से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद करना है अच्छे तरीके से, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आओ बात करते हैं। बात करें मध्य चक्र कितने दिन तक चलता है ऊंट के अंदर? तो 16 से 22 दिन तक चलता है। बात करें मध्यकाल, जिसको हीट पीरियड या गर्मी में आना भी हम बोलते हैं, ये कितने दिन तक चलता है? तो 3 से 4 दिन तक चलता है। और ये प्रजनन जो क्रिया है राजस्थान के अंदर, इसको लखाना बोलते हैं। याद रखना, राजस्थान के लोग इस क्रिया को क्या बोलते हैं? लखाना बोलते हैं। और एक सीजन में एक ऊंट 25 से 50 मादा ऊंट को गर्भित कर सकता है। हम बात करें एनआरसी ऑन केमल कहां पर स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में हुई है। इसके अलावा ऊंटनी के दूध की एकमात्र दूध डेयरी कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर जाएगा बीकानेर में है। और डेयरी का नाम क्या है? उरमूल डेयरी है। इसके अलावा एक ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है? तो 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखना, जो ऊंटनी का दूध होता है इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आओ अब हम बात करेंगे ऊंट की एक एक नस्ल के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो बीकानेरी। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करते चले, अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है, जितने भी स्टूडेंट है ना, सभी लाइक किया करो, सभी शेयर किया करो, ताकि पढ़ने में और ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। और मैं आपका एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि ये क्लास हमारी एनिमल हस्बेंड्री क्लास 12 है। इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं गाय, भैंस, भेड़ आपको पढ़ा चुका हूं। ये ऊंट चल रहा है और ऊंट इस क्लास में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पोल्ट्री स्टार्ट कर देंगे, कुक्कुट, मुर्गी पालन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं बीकानेरी नस्ल के बारे में। बीकानेरी, अब बीकानेरी सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां से ओरिजिन का, कि इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो नाम से पता चल रहा है बीकानेरी, तो कहां से माना है? बीकानेर से माना है। कहां से माना है? बीकानेर से इसका ओरिजिन माना है। आओ बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। इस ऊंट की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता, इस ऊंट के सर पर एक गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉट। इस ऊंट के सिर पर
इस ऊंट के सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए स्टॉप किस ऊंट की विशेषता है, तो आपका आंसर जाएगा बीकानेरी ऊंट की विशेषता है। अब आओ बात कर लेते हैं इस ऊंट की ऊंचाई की। इस ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, तो इस ऊंट की हाइट होती है 10 से 12 फीट। कितनी होती है? 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो ऊंट हैं इनको क्या काम में लिया जाता है, किस लिए पाला जाता है। वैसे ऊंट का मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि सबसे पहले ऊंट पालन क्यों किया था, सामानों को लाने ले जाने के लिए किया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया था। जब अफगानी हमारे भारत के अंदर आए थे भारत को लूटने के लिए, तो करीबन 3000 ऊंट अपने साथ लाए थे और उनमें सामान लाद लाद कर लाए थे, और युद्ध के लिए भी ऊंटों को काम में लिया जाता था। ठीक है, ये उस जमाने की बात है, पुराने समय की। तो ऊंट का जो मुख्य एक तरीके से उद्देश्य है वो क्या था, ऊंट पालन का साधन था, ट्रांसपोर्टेशन था। उसके बाद धीरे धीरे इनसे, जैसे कि आप दिल्ली में जाओ, मंडियों में जाओ, इनमें आपको ऊंट गाड़ी मिल जाएगी। बोझा ढोने के लिए भी ऊंट को पाला जाता है, दूध के लिए ऊंट को पाला जाता है, मनोरंजन के लिए ऊंट को पाला जाता है। तो अलग अलग उद्देश्य से ऊंट पालन किया जाता है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर बीकानेरी नस्ल को किस लिए पाला जाता है, तो उसको सवारी के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? सवारी व बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि बताइए सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है, तो सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल जो ऊंट की नस्ल है वो कौन सी है? बीकानेरी है। तो अगले पॉइंट में लिखोगे सबसे सुंदर नस्ल, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पूरे संसार के अंदर 2 प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। एक तो 1 कुबड़ वाला होता है और एक 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊंट को हम बैक्टीरियन ऊंट बोलते हैं और 1 कुबड़ वाले ऊंट को हम ड्रोमेडेरी ऊंट बोलते हैं। तो देखो उसके अंदर आई होप मैंने आपको बता दिया होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट कर लेना। जो 1 कुबड़ वाले ऊंट है, सिंगल हम्प्ड, ठीक है, ये कितने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर? मैंने आपको 96% बताया है ना, तो आप याद रख सकते हो करीबन 90 से 96% होते हैं। इतने ऊंट सिर्फ 1 कुबड़ वाले हैं, और जो बाकी के ऊंट बचे हुए हैं जैसे कि 4%, ये ऊंट कौन से होते हैं? 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं जिनको हम बैक्टीरियन ऊंट बोलते हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर ऊंट के सिर पर गड्ढा पाया जाता है, ऊंचाई 10 से 12 फीट, सवारी बोझा ढोने के लिए पाला जाता है, और विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है। तो ये हमारी कौन सी नस्ल हो गई है? बीकानेरी नस्ल हो गई है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में जिसका नाम है जैसलमेरी। क्या नाम है? जैसलमेरी। और जैसलमेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जैसलमेर से इसका क्या माना गया है? ओरिजिन माना गया है जैसलमेर। अब हम बात करेंगे इस ऊंट की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता में आप लिख दोगे कि इस ऊंट में तो क्या था? स्टॉप पाया जाता था, जबकि इस ऊंट में स्टॉप नहीं पाया जाता है। तो सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टॉप नहीं पाया जाता है, स्टॉप नहीं पाया जाता है। यहां पर जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही विशेषताएं आपको नोट करवा रहा हूं। ऐसे एक ऊंट के बारे में कई सारी जानकारियां हैं, जैसे कि अगर आप लिखना चाहो ऊपर वाले ऊंट में एक और विशेषता आप नोट कर लेना। यहाँ पे 5th नंबर पे जो आगे के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, और पीछे के पैर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। जो पीछे वाले पैर है ना, इस तरीके से अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे, और आगे के पैर बिल्कुल अच्छे से क्या होंगे? मजबूत होंगे। ये विशेषता भी आपको याद रखनी है, लिख लेना। आगे के पैर मजबूत होते हैं तथा पीछे के पैर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ये किस में लिखना है आपको? ये लिखना है आपको बीकानेरी के अंदर। अब वापस आप जैसलमेरी पे आ जाओ, वापस रिवाइज करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, बस आप बोर्ड पे फोकस बनाए रखें। बात करें जैसलमेरी, ओरिजिन क्या हो गया? जैसलमेर हो गया।
विशेषता में हमने क्या लिखा कि इस ऊंट में स्टॉप नहीं पाया जाता है। उस ऊंट की हाइट कितनी थी, 10 से 12 फीट है। अब हम बात करेंगे इस ऊंट की हाइट की कि जैसलमेरी ऊंट की ऊंचाई कितनी है। जैसलमेरी ऊंट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखोगे 7 से 9 फीट है। कितनी है, 7 से 9 फीट है। आओ आगे बढ़ते हैं। जो जैसलमेरी ऊंट हैं इनका प्रयोग पुलिस बल के द्वारा किया जाता है, मतलब जो सेना है या जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा इन्हीं ऊंटों को काम में लिया जाता है। जैसे सपोज करो कोई चोर है, रेगिस्तान में चल गया, अब वहां गाड़ी नहीं जा सकती, तो उस कंडीशन में जो पुलिस वाले हैं या फिर जो सेना के जवान हैं वो इन्हीं ऊंटों को काम में लेते हैं। मतलब ये सवारी के लिए और तेज दौड़ने के लिए अच्छे हैं, इसीलिए कौन सी नस्ल को काम में लेते हैं, जैसलमेरी नस्ल को काम में लेते हैं। तो आप लिखोगे पुलिस व सेना द्वारा काम में लिए जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि बात करें अगली विशेषता की, ये ऊंट 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। अगर इस ऊंट की बात करें हम पर्टिकुलर जैसलमेरी ऊंट की, तो जैसलमेरी ऊंट 1 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगला पॉइंट लिखोगे, जैसलमेरी ऊंट 1 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी विशेषताएं समाप्त नहीं हुई है, आओ आगे बढ़ते हैं। अगर एक अच्छा ऊंट है, मतलब प्रशिक्षित ऊंट का मतलब अच्छे से उसकी ट्रेनिंग दी गई है, बढ़िया ठीक ठाक है, क्योंकि जो अनुसंधान संस्थान होते हैं इनके अंदर ऊंटों का अनुभव है उसको एक तरीके से बिल्कुल देखा जाता है, देख रेख की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो एक प्रशिक्षित ऊंट है और अगर रात कैसी हो, ठंडी ठंडी रात हो, तो उस रात के अंदर ये करीबन 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कितनी दूरी, 100 से 140 किलोमीटर की। 1 घंटे की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी रात की बात कर रहा हूं। तो अगला स्टार लगा के लिखोगे 5th नंबर पे, एक प्रशिक्षित ऊंट एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर की दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब तक मैं आपको ऊंट की 2 नस्लें पढ़ा चुका हूं। सबसे पहली नस्ल के बारे में हमने चर्चा की, बीकानेरी। बीकानेर से क्या क्वेश्चन आता है आपको बता देता हूं। पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे सुंदर नस्लें, यह आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसके सर पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको स्टॉप कहा जाता है। बस ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि सवारियों बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है, ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, आगे के पैर मजबूत होते हैं और पीछे के पैर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। दूसरी नस्ल की बात की हमने, जैसलमेर, इसका ओरिजिन है, इस पे स्टॉप नहीं पाया जाता, मतलब कोई गड्ढा इस पर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, जबकि बीकानेरी की कितनी थी, 10 से 12 फीट थी। बात करें पुलिस व सेना के द्वारा कौन से ऊंट काम में लिए जाते हैं, तो जैसलमेरी काम में लिए जाते हैं, क्योंकि तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, एक प्रशिक्षित ऊंट जो है एक रात में कितनी दूरी तय करेगा, 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि अगर मैं बात करूं 1 घंटे में तो कितनी, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगली नस्ल हमारे पास आती है लास्ट, याद तो है ना, मेवाड़ी की मैं बात करने वाला हूं। किसकी बात करने वाला हूं, मेवाड़ी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, हेडिंग लगा लो मेवाड़ी, जिसमें हमारा जो ऊंट है ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऊंट का टॉपिक। मेवाड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसका ओरिजिन कहां से माना गया है, तो कहां से माना गया है, उदयपुर व अरावली की पहाड़ियों से माना गया है। कहां से माना गया है, उदयपुर व अरावली की पहाड़ी से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। यह आपको याद रखना है। आओ बात करते हैं इसकी विशेषता की, विशेषताएं क्या है इस ऊंट की। देखो इसकी कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, एक विशेषता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको मैं आपको नोट करवाने वाला हूं। इसका नीचे का होठ लटका हुआ या गिरा हुआ होता है,
है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो नीचे का होठ है इस तरीके से लटका हुआ या गिरा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। और इन ऊंटों को कहां पर काम में लिया जाता है तो याद रखोगे, जैसे कि इनको सवारी के लिए भी काम में लेते हैं, इसके अलावा कृषि कार्य में भी काम लेते हैं, इसके अलावा बोझा ढोने के लिए भी काम में लिया जाता है, बोझा ढोने हेतु। तो इसके क्या हो गए, कार्य हो गए, उद्देश्य हो गए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में बताना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब तक क्या क्या हम पढ़ चुके हैं रिवीजन कर लेना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, समय निकलता जाएगा, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी 12th बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको बहुत कम दिन मिलेंगे, अप्रोक्स 45 दिन मिलेंगे आपके जेट आईसीआर के एग्जाम के लिए। और तैयारी का यही समय है, अगर अभी से आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस लंबा है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जिन्होंने अब तक केटल को कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लेना। जो 12th वाले बच्चे हैं उनसे भी बोल रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ाया गया है। इसके अलावा बफेलो आपको पढ़ा दिया गया है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। सीरीज बनी हुई है एनिमल हस्बेंड्री क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सीक्वेंस से, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मैं आपको सिप पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं, सिप आपको पढ़ा चुका हूं। और आज के वीडियो में हमने बात की है किसकी, केमल की, तो केमल भी हमारा फिनिश हो गया है। अब जिन भी बच्चों को आगे की क्लासेस अटेंड करनी है वो कमेंट बॉक्स में पोल्ट्री लिखे, क्या लिखे, पोल्ट्री, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, कुक्कुट पालन होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।